नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। एक पुरानी कहावत है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुछ ऐसा ही दृश्य उत्तर प्रदेश के चुनाव में नजर आ रहा है। चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हर पार्टी खुलकर इलेक्शन मोड में अब आ चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे काम का फीता काटने में जुटे हैं, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि प्रदेश में कुछ अक्ल से पैदल लोग जो हर योजना को अपना बताने में जुटे हैं। इस बीच ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यूपी चुनाव में योगी और मोदी बनाम ऑल हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव राजभर और जयंत चौधरी को साथ ले चुके हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से बातचीत काफी आगे बढ़ गई है, यानी आखिरी राउंड में पहुंच गई है। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी समेत तमाम छोटे दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। यानी जैसे 2019 के चुनाव में मोदी बनाम ऑल का दांव खेला गया देश भर में, मुमकिन है वैसे ही दांव यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के सामने भी होगा। यानी महागठबंधन खड़ा करने की एक बड़ी तैयारी है। इसलिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार महागठबंधन को कामयाबी मिल पाएगी? क्या योगी आदित्यनाथ ये चुनाव हार जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी कह रही है अगर योगी हारे तो प्रदेश का हिंदू चुनाव हार जाएगा। आज इसी पर होगी जनता के बीच महाबहस। आरंभ है प्रचंड। ये केवल जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बीजेपी का एक और बड़ा कदम है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार उनके कामों पर अपना लेवल लगाती है। पीएम ने इसका भी जवाब दिया। मोदी योगी भी अगर चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर के भूमि पूजन कर देते, फोटो खिंचवा देते, अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? कौन भरोसा करेगा इन पर? किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी बीजेपी के लिए चुनौती की तरह है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का समीकरण बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आम आदमी पार्टी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? बड़ा से मेरा तात्पर्य है आम आदमी पार्टी और सपा साथ आने जा रही है। इस कुशासन को हटाना है, इस पर एक सैद्धांतिक सहमति हुई। जहां तक गठबंधन का प्रश्न है, सीटों का प्रश्न है, चुनाव साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इस संदर्भ में जब आगे कोई बातचीत होगी तो निश्चित रूप से अमीश जी आपको बताएंगे। वहीं अखिलेश के एक और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी समेत तमाम छोटी पार्टियों से साथ आने की अपील की है। ओवैसी 5-10 सीटों पर लड़ने को तैयार हो तो आप उनको अकोमोडेट करने को तैयार? बिल्कुल, एकदम कटु सत्य है। हम तो सबसे कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी का तो पीलर रही था कि हम ओवैसी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कभी उन्होंने कहा हो तो बता दीजिए। इस बीच तीखे बयानों का दौर भी चल रहा है। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे
तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। यूपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। अब देखना है कौन किस पर भारी पड़ता है। यूपी के चुनावी दंगल में सियासी पारा चढ़ चुका है। यहां यह भी समझना बेहद आवश्यक है, जरूरी है, कौन सा दल क्या दांव खेलने की तैयारी कर रहा है। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके कामों पर अपना लेबल चिपका रही है, यानी फीता काट रही है। अखिलेश यादव बीजेपी को रोकने के लिए राजभर और जयंत चौधरी का साथ ले चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ उनकी आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी समेत तमाम छोटी पार्टियों को समाजवादी पार्टी के साथ आने की अपील कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है और कह रही है कि विकासवाद की पहचान है मोदी और योगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की एंटी माफिया छवि भी उनके लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को जिन्ना और कांग्रेस को हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार और निरंतर घेर रही है। बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे है, जिसमें दलित मुसलमान अहम वोट बैंक है। यानी मायावती की नजर मुस्लिम, दलित और अगर ब्राह्मण साथ में आता है तो मायावती की गेम बदल सकती है। कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदू धर्म के में अंतर बताकर एक खास वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि प्रियंका वाड्रा का टेंपल रन यानी मंदिर मंदिर जाना कांग्रेस को लगता है उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सलमान खुर्शीद का बयान, राशिद अल्वी का बयान नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस महिलाओं को भी रिझाने की लगातार कोशिश में है। यानी जो प्रियंका गांधी वाड्रा का एक प्लान है वो है 40% महिलाओं को वो टिकट देने जा रही हैं। उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा यह देखने वाली बात हो गई। दूसरी तरफ AIMM यानी ओवैसी साहब की पार्टी का एजेंडा साफ है। सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाले ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर वो मुस्लिम CM बनाएंगे और डिप्टी CM भी टर्न वाइज बनेंगे। उनका प्लान बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या वाकई यूपी का चुनाव 2024 से पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? आज उसी की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आरंभ वाकई बड़ा प्रचंड है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है और योगी आदित्यनाथ है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, मायावती, ओवैसी होंगे। यानी ये जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है ये महासंग्राम से कम नहीं है। मेरे साथ आज 4 पॉलिटिकल पार्टीज के 4 बड़े नुमाइंदे हैं। मेरे साथ एनडीए की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और साथ ही साथ प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता है, नेता है, एनडीए के घटक दल है। मेरे साथ इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है और साथ ही साथ प्रवक्ता भी हैं, आपका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, आपका भी अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ जनता में आपका स्वागत करता हूं और अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। शुरुआती 60 सेकंड मैं आप सबको दूंगा, एक एक करके आप अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी, उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी का वहां पे पटाक्षेप हुआ। उसके बाद जब 2017 का चुनाव हुआ तो परिवार में कलह थी। 2019 का चुनाव हुआ तो आपने सारी सीमाएं लांघकर बहन जी के सखे घर जाके समझौता करा, लेकिन उसका लाभ भी आपको नहीं मिला। और 2022 अगर में आप वापस सत्ता में नहीं आए तो पार्टी संभालना मुश्किल हो जाएगा। 60 सेकंड। देखिए, आपने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ, इसको नापने के बहुत पैमाने हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में 2 रैलियां करके आए। 2 रैलियों में जो प्रशासन की मशीनरी है, स्कूलों के टीचर हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हैं, तहसील के कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो राशन डीलर हैं, सरकारी आदेश डीएम ने बैठ के मीटिंग ली, सबको बसें दी गई हैं, सबको जिम्मेदारी दी जाती है कि माननीय प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटानी है। और तमाम संसाधन झोंकने के बाद भी आधी सीटें खाली रह जाती हैं।
और अखिलेश यादव एक रात के समय बिना किसी कार्यक्रम के रोड शो पर निकलते हैं, पूर्वांचल के रोड शो पर, तो 20 लाख लोग पूरी रात खड़े रहते हैं सड़क पर उनके स्वागत के लिए, जगह जगह उनके स्वागत होते हैं। तो ये पैमाना साफ है कि जनता किसके साथ है, जनता अखिलेश यादव के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, कार्यक्रमों से और झूठ और नफरत से जनता परेशान हो चुकी है। जनता समाजवादी पार्टी को लाना चाहती है। 60 सेकंड आपकी कंप्लीट हुए। अब मैं रुक करता हूं डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक, सवाल बहुत सीधा है डॉक्टर अजय आलोक। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 के चुनाव के लिए अहम है, इसीलिए यहां पर महागठबंधन की तैयारी हो रही है दोबारा से। देखिए, आप बार बार बिहार के चुनाव में भी महागठबंधन कहते थे, ये महाठग बंधन है, गठबंधन तो है ही नहीं, ये आपस में लालची लोग का जोड़ा है। ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 17 में 2 भाई मिले थे, 19 में बुआ भतीजा मिल गए, अब क्या भाई बुआ भतीजा सारे मिल जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। एनडीए के घटक दल के नाते इस बार जेडीयू भी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने जा रही है। हमारी कोशिश है कि हम बीजेपी के साथ लड़ें, बात चल रही है, उम्मीद है कि हमारा समझौता होगा और मजबूती के साथ योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी लेड एनडीए सरकार ही बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये सब जो प्रयोग होते हैं चुनाव के समय क्यों होते हैं? अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी से ही बात चल रही है, कैसे बात चल रही है भाई? समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी अलायंस कर लिए। 1 साल पहले तक जयंत चौधरी के क्या बोलते अखिलेश के बारे में, अखिलेश क्या बोलते थे अजीत सिंह के बारे में। तो ये सब प्रयोग यूपी में चलता रहेगा। ये अपने वजूद को बचाने की अंतिम लड़ाई है, इनके लिए अंतिम लड़ाई है। चलिए, आपने अपने 5 सेकंड बचाए, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम आपका रुख करता हूं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में है कहां पर? क्योंकि प्रियंका जी की वाणी को अगर हम सुने तो वो कहते हैं कि ना सपा ना बसपा, अगला मतलब असली विपक्ष तो हम हैं, लेकिन आपकी हैसियत को कोई मानने को तैयार नहीं। आप कह रहे हैं कि हम हीरो हैं, लेकिन आपको कोई साइड हीरो मानने को भी तैयार नहीं हो रहा। बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है, जब इलेक्शन होता है उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे पॉलिटिशियंस ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। जनतंत्र में ये हक भी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम दोबारा से आ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी कह रही है, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है, और ओवैसी भी कह रहे हैं कि हम ही विधानसभा पे झंडा फहराएंगे। ये सबको कहने का हक है, लेकिन सच बात यह है कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सिद्धांतों की राजनीति कर रही है। सत्ता की राजनीति करना हम लोगों ने अब छोड़ दिया है। हम अपने सिद्धांतों पे कायम रहेंगे। हम 1 बार सरकार में ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, लेकिन हम अपने सिद्धांतों से इधर उधर जाने वाले नहीं हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, डॉक्टर अजय आलोक जी ने कहा ये महाठगबंधन है, तो ये महाठगबंधन आपने लालू जी के साथ चुनाव जब मिलकर लड़ा था तो शायद ये महाठगबंधन के हिस्सा आप भी रहे। लेकिन आपने एक बड़ा खुलासा करा, व्यूअर्स आप इस बात को जरूर नोट करिएगा। आपने बोला कि कांग्रेस सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही, यानी कांग्रेस अब जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी, सिद्धांतों के लिए लड़ेगी चुनाव। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, आगे आप दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी, ये तो सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? नहीं, सिद्धांत उनका स्थापित है, परिवार को बचाना, उस सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में लोग अलग अलग नजरिए से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जमीन चली गई है, उन्हें जमीन दोबारा पानी है। बहुजन समाज पार्टी को खिसकती हुई जमीन बचानी है। कांग्रेस को उपस्थिति दर्ज करानी है और ओवैसी जैसे लोगों को जगह जगह आग लगानी है। सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बनानी है। तो सिर्फ हम सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, बाकी सब अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एक हिंदी में कहावत होती है ना, विपक्ष में अलग अलग लोग, ऐसी ऐसी पार्टियां भी है ना जिन्होंने कहा था हम 5 मुख्यमंत्री और 20 उप मुख्यमंत्री देंगे, यानी 25, यानी पूरी बेताल 25 ही बना दी थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की हालत क्या है। हिंदी की कहावत है बहुते जोगी मठ उजाड़, और हमारी स्थिति क्या है, एक जोगी धुआंधार। जी, आपके 5 सेकेंड बचे हुए थे, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात। एक लाइन और कह दूं अगर अनुमति हो। भाटी साहब ने एक बात बोली कि अखिलेश जी पूर्वांचल में निकले तो 20-20 लाख लोग खड़े थे। जनाब मैं कहूंगा गूगल में सर्च कर लीजिए, 20 लाख पूर्वांचल में किसी शहर की पॉपुलेशन नहीं है। यानी पूरा शहर हो जाए खाली तब भी नहीं बजेगी आपकी बात पे ताली। जी, ये राजकुमार भाटी उत्तेजना में ज्यादा बोल गए, 20 लाख 2 लाख होंगे। सुधांशु जी असल में समझना नहीं चाहते, वैसे विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा है। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे 20-50 शहर पड़ते हैं। उन सब जगह जो गांव पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं, कस्बे पड़ते हैं, तो सब जगह 20 लाख लोग खड़े थे। 10,000, कहीं 20,000, कहीं 50,000, पूरे 340 किलोमीटर में 20 लाख लोग थे। मैंने नहीं कहा कि एक जगह 20 लाख लोग इकट्ठे थे। लेकिन क्या सुधांशु त्रिवेदी,
चिंता की लकीरें हैं आपके माथे के ऊपर, क्योंकि अखिलेश यादव ने वो तमाम अलायंस कर लिए हैं जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने करे थे, यानी राजभर भी उनके साथ हैं, आरएलडी भी लगभग साथ आ गई है। अब तो जो अलग राजनीति करने वाली थी आम आदमी पार्टी, उनको भी अखिलेश में मसीहा दिख रहा है। बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो कम से कम अपनी ये हैसियत अब समझ गए हैं कि जिनकी अकेले दम पे कभी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार थी, अब वो अकेले दम की सोच ही नहीं पा रहे हैं। और वैसे उनके परिवार में क्या है वो एक अलग विषय है, मगर हम बहुत स्पष्ट हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात के ऊपर होगा कि एक तरफ खड़ी होंगी वो शक्तियां जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, घनघोर सांप्रदायिक तुष्टीकरण की प्रतीक हैं, परिवारवाद और जातिवाद की प्रतीक है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन और राष्ट्रवाद की प्रतीक। योगी आदित्यनाथ ने बोला, राजकुमार भाटी, कि कुछ लोग अक्ल से पैदल हैं। उनका इशारा समाजवादी पार्टी पर था या बसपा पे था? उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ था और अपने अधिकारियों की तरफ था। इनके अधिकारी इतने अकल से पैदल हैं कि पीछे एक विज्ञापन दिया अखबारों में पूरे पेज का, तो उसमें पश्चिम बंगाल का पुल और सड़क छाप दिया और अमेरिका की फैक्ट्री छाप दी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अजय आलोक जी और सुधांशु जी विरोधाभास और आत्ममुग्धता इसे कहते हैं, इन दोनों की पार्टी कभी भी बिना गठबंधन के सरकार नहीं बना सकी आज तक इतिहास में, और ये गठबंधन को ठगबंधन बताते हैं। इनका गठबंधन तो गठबंधन और हमारा गठबंधन ठगबंधन। वही पार्टी आज हमारे साथ, गठबंधन तो बीच में 2 साल ही नहीं था। हाँ। लेकिन आपने तो बसपा के साथ अलायंस करने के बाद, चुनाव के बाद जब चुनाव हार गए तो मायावती जी ने बोला कि मैं अब तुम्हारी बुआ नहीं हूं। तो मायावती के साथ तो हमारा गठबंधन नहीं है। तो था ना, करा था आपने, उससे पहले कांग्रेस के साथ करा था, तो कांग्रेस के साथ हुआ 2019 के अंदर, नहीं हुआ। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अब भी इनकी बुआ है, इनसे पूछे इनके साथ गठबंधन में थी, क्या अब भी इनकी बुआ है? ठीक है, क्या शिवसेना वाले अब भी इनके फूफा हैं? पूछ लीजिए इनसे, ये जवाब दे देंगे। वैसे शिवसेना वाले तो इनके फूफा हो चुके हैं। मगर मैं कहूंगा महबूबा मुफ्ती तो भाई जेल में है, अगर सबसे ज्यादा गरिया रही तो हम ही को गरिया रही हैं, और उसके बाद भी आपको लग रहा, हाँ ये बात हम मानते हैं कि हमने एक गठबंधन किया था, और ऐसा नहीं कई पार्टियों से किया। आपकी बात को मैं बढ़ा देता हूं, हमने अपने से धुर विरोधी रखने वाली कई पार्टियों से, बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया, जेडीएस के साथ कर्नाटक में किया, तमिलनाडु में हमने डीएमके के साथ किया, मगर एक बार भी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं किया। हमने देश के साथ मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, प्रयास विफल रहा। 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि वो हमारी महामिलावट थी, मगर यह भी याद दिलाना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए ऑपरेशन ऑल आउट चला। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए हुर्रियत नेताओं से ना हमने बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। हुर्रियत नेताओं के खिलाफ एनआईए और ईडी के मुकदमे दर्ज हुए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार रहते हुए एक बयान महबूबा मुफ्ती का दिखा दीजिए जो हमारे साथ सरकार रहते हुए उन्होंने बोला हो। मसर्रत आलम जेल से बाहर आ गया पुरानी सरकार के आधार पर, 24 घंटे में अंदर चला गया, और जब वो उनकी सरकार हटी उसके बाद से तो आप देख ही रहे हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आती है। मतलब आपने खुद माना कि हमने सभी पार्टियों से गठबंधन किए, जिनसे विचार नहीं मिल रहे थे उनसे भी किए। आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, वही गठबंधन हम करें तो गलत हो गया, आपत्ति हो गई। और महबूबा तो चलिए बिल्कुल आपकी बात तो बोला ना, एक बार अब इस बारी रासलीला कर रहे हैं, करेक्टर ढीला कर रहे हैं इस बारी वाले अलायंस के अंदर। एक सेंटेंस सवाल आप ही के जवाब से सवाल निकल के आया है, इस बारी रासलीला है या करेक्टर ढीला है जो अलायंस हो रहे हैं राजभर के साथ, आपके साथ, आरएलडी के साथ? रासलीला या करेक्टर ढीला? आप ही ने बोला। महबूबा मुफ्ती के दबाव में इन्होंने 5000 पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लिए थे कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती तो यूपी का चुनाव नहीं लड़ रही। देखिए, हम समान विचार, इस बारी रासलीला या करेक्टर ढीला? समान विचारधारा, समान कार्यक्रम के आधार पर जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हैं, उन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे जी, और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब जिन्ना की बात करना धर्मनिरपेक्षता हो गई है? जिन्ना इनके अजीज नहीं, तो बात तो अखिलेश यादव ने करी जिन्ना की। को फूल अडवाणी जी चढ़ा के आए थे जिन्ना की बाजार पे। इस चुनाव में तो अखिलेश यादव ने बात करी, अखिलेश जी ने कोई प्रशंसा नहीं की। ओके, अजय आलोक। मैं आचार्य जी और भाटी साहब दोनों की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम भी उस महागठबंधन के कभी हिस्सा थे। पता चला हमें कि हमने गलत किया, इसलिए हम निकल गए। हमने तो हाथ जोड़ लिया, आप मानने को तैयार ही नहीं हो। आपका बहुमत है बिहार में। दूसरी बात अभी भी हो। दूसरी बात मैं इनको कहूंगा, ये प्रियंका गांधी का आपने सलाहकार इनको कहा था, तो जाके प्रियंका जी से पूछते नहीं है कि भैया कि इतने सारे करतूतों पे हमेशा झाड़ू क्यों चला देते रहते? जी वो एक बात मैं और क्लियरिफाई कर दूं, हमारा और जेडीयू गठबंधन जानते कैसा है? 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा जैसे दिनों रात का, जैसे सियार सफेद का, जैसे 2010 का, सुनिए जैसे पूरब और पश्चिम का,
सुनिए तो ये आपकी सारी नीतियों के विरोधी है। मैंने इनका अरे सुनिए तो कृषि जनाब, बिलों के विरोधी थे, मगर गठबंधन कैसे निभाया जाता है सीएए के विरोधी थे, कृषि कानून ये सबके विरोधी हैं आपकी नीतियों के, फिर भी आपका गठबंधन है। एक बात बताएं आपको, सत्ता ये के लिए मुलायम सिंह केवल पहली बार सत्ता मुख्यमंत्री के बने थे लालच तो में भाजपा केवल। सपोर्ट में बने थे कि नहीं, बोलिए केवल हाँ या सत्ता ना। के- कहवा तो सीए के विरोध समर्थन करते 1989 हैं। में मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पर मुख्यमंत्री बने थे, 180 सीटें उनकी थी, 56 हमारी थी। अयोध्या मुद्दे पे हमने समर्थन वापस लिया, तब ये आ गए कार सेवकों के हत्यारों को बचाने के लिए, इसलिए आप बचे थे। खैर, मैं जो बताना चाह रहा था, देखिए कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो आएगी वो साथ हो जाएगी। बताइए, आपको फिर एक बार कॉम्युनल एजेंडा पे लेके आ रहे हैं। हम लेके आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल। अरे भाई देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी आपने बोला धर्मनिरपेक्षता की छतरी के नीचे जो आएगा उसका स्वागत है। धर्मनिरपेक्ष ये मानते हैं इनको भी धर्मनिरपेक्ष, इन्हें धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, हाँ या ना? धर्मनिरपेक्षता इस देश का सिद्धांत है, संविधान का आधार है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद इस देश के संविधान का आधार है। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो संविधान विरोधी है, देश विरोधी है, या ये विरोध करते हैं तो ये देश विरोधी है। ये आप इनसे पूछिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं, उनसे पूछिए। आप क्या कहते हैं? मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, वो है कि नहीं? वो उनसे पूछिए। ये है कि नहीं? वो बताएं। आप कह रहे हैं, बताएं। आप इनके बारे में नहीं बोलेंगे। मुझे क्या पता, मैं अपने बारे में बता सकता हूं। तो मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, आप भारत के संविधान में विश्वास करता हूं। ओवैसी धर्मनिरपेक्ष है? उन्हें कहने में क्या डर नहीं, ओवैसी कहीं से भी धर्मनिरपेक्ष। तो राजभर उनको साथ लेके आ रहे हैं। अब तो सुन रहे हैं कि राजभर साथ लेकर आएंगे। राजभर ने बयान दिया, राजभर गलत कह रहे हैं। बेवजह के सवालों मत फंसाइए। सवाल है मेरा, तो राजभर गलत कह रहे हैं। हम देखिए, सुनिए, राजभर को संभल के बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक आपका और ओवैसी का साथ, बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी एक सिक्के के दो पहलू हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते? मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात, लेकिन अलायंस तो वो आपके साथ करने की बात कर रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि ओवैसी को सपा के साथ आ जाना चाहिए, या राजभर गलत कह रहे हैं? मेरे मुंह में आप अपने शब्द क्यों ठूस रहे हैं? हम किसी भी उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी एमआईएम के लिए मना नहीं करा। ये क्या है बताइए ना? हम किसी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे जो ओवैसी संविधान में विश्वास नहीं करता। ओवैसी सांप्रदायिक है। ओवैसी घोषणा करें कि वो धर्मनिरपेक्ष है, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, वो तो कहते हैं। और इनसे भी घोषणा करवाइए। आप पहले उनसे पूछिए कि धर्मनिरपेक्ष है या नहीं। पूछे, आप पूछें इनसे। देखिए अब मैं जवाब देता हूं। जी। इन्होंने कहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। भारत की संसद के, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, भारत की संसद के लोकसभा के स्पीकर की सीट के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम में लिखा यतो धर्मस ततो जया। भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म प्राण देश है। और जिस पंथ निरपेक्ष की आप बात सेक्युलरिज्म की कहते हैं, सेक्युलरिज्म भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था। और किसी को ना विश्वास हो, जाके सेक्युलरिज्म की डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़िए। प्रस्ताव लाए थे केटी शाह, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुआ लोकनाथ मिश्रा, एचसी मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद अंबेडकर जी के संविधान में वह निरस्त कर दिया गया कि सेक्युलर वर्ड की जरूरत नहीं है। मगर जब पूरा देश आपातकाल में जेल में था, मुलायम सिंह यादव जी जेल में थे, और उस समय जाके जब संविधान में, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा संविधान का प्रियम्बल यानी प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इसे बदला नहीं रखता, संविधान की आत्मा बदल दी गई 42वें संविधान संशोधन में। मैं आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन आचार्य मुझे दे दें। ठीक है, 20 सेकंड बोलिए, फिर मैं पब्लिक के पास भी जा रहा हूं। और आचार्य जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समझ पर बड़ा तरस आता है। क्यों? ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी मानते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ समझिए, पहले हिंदी की डिक्शनरी खोलिए। धर्मनिरपेक्ष होना धर्म विरोधी होना नहीं है। धर्म का असली धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। संविधान ओरिजिनल अंग्रेजी में लिखा गया और उसका ऑफिशियल ट्रांसलेशन सिर्फ एक ही भाषा में हुआ, हिंदी में। और जाके चेक कर लीजिए, सेक्युलरिज्म का अनुवाद पंथ निरपेक्षता लिखा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा है जी। लेकिन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को लेकर इतनी बहस हो गई है और इतनी चर्चाएं हो रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद है शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के सांसद है एसटी हसन, क्या ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं जिस तरह के ये बात करते हैं? क्या ये धर्मनिरपेक्षता के चोले पहन के लोग आए हुए हैं? इस देश को निर्णय करना पड़ेगा। मैं आपकी बात आता हूं, धर्मनिरपेक्षता की जब बात होती है तो आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके दिमाग में क्या आता है कि शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष बातें कर रहे हैं? तो आपने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन धर्मनिरपेक्ष हैं या नहीं है। मैं अमीश देवगन जी, क्या उनके बयान धर्मनिरपेक्ष है? आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए। कोई भी वो व्यक्ति जो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है और दूसरों की आस्था का सम्मान करता है, वो धर्मनिरपेक्ष है।
अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता है और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, छोटा मानता है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। किसी भी एक धर्म का अंधा होकर के सपोर्ट करना और दूसरे धर्म का विरोध करना, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। चाहे वो सेकुलरिज्म का बाना ओढ़े हो, चाहे वो तो कांग्रेस तो सेकुलरिज्म किसी की जननी पार्टी है। का नेता हो। सुनिए, कांग्रेस तो पार्टी आप इनकी छतरी में क्यों नहीं है? कांग्रेस इनकी छतरी के नीचे सुनिए, अभी सुधांशु जी ने सरेआम ये घोषणा की है, ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को हमने मुख्यमंत्री बनाया। अरे भाई, उस मुलायम सिंह यादव को जिसे तुम मुल्ला मुलायम सिंह कहते हो, वो मुलायम सिंह यादव जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, तो इसका मतलब कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले आदमी को मुख्यमंत्री और ताकत देने का काम और ये पाप आपने किया। इसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये आज आपने उद्घोष किया सबके सामने और ये स्वीकार किया है। आपने कहा कि उन्होंने गोली चलाई, ये सारी दुनिया के सामने। आपने कहा हमने मुख्यमंत्री बनाया, फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि साहब मुलायम सिंह जो है वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सॉरी वो मुलायम सिंह जो है वो मुल्ला मुलायम सिंह है। तो एक तरफ कह रहे हो मुल्ला मुलायम सिंह, एक तरफ कह रहे हो हमने मुख्यमंत्री बनाया, दो में से एक रास्ता तो चुनिएगा। देखिए, मैं बताता हूं कब हमने मुख्यमंत्री बनाया। 4 दिसंबर 1989। और उन्होंने अडवाणी जी की रथ यात्रा कब रोकी, जाके चेक करिएगा। 24 अक्टूबर 1990 समर्थन वापस। गोली चलवाई 30 अक्टूबर 1990 से ज्यादा 2 नवंबर 1990। और हमने समर्थन मुलायम सिंह यादव ने चलाई। तो बचाया किसने? आपने बचाया। अगर वो मुख्यमंत्री आपने बचाया, हमने को विड्रॉ कर दिया, वो आपत्ति आ गए। कार सेवकों की हत्या नहीं होती जनाब। आपकी अगर वो सरकार मुख्यमंत्री अरे सुनिए जनाब, अगर वो मुख्यमंत्री हट गए, गिर गए थे, आपने बचाया समर्थन देके। आपने बचाया समर्थन देके। क्या बात कर रहे हैं जनाब? हद होती है। आप गुनाहगार हैं। हद होती है बोलने की। ये क्या बात कर रहा है आपको? हिपोक्रेसी का उदाहरण है। अगर वो मुख्यमंत्री आपके समर्थन से नहीं बनते तो कार अब हिपोक्रेसी का भी उदाहरण बताता हूं। सुनिए हिपोक्रेसी क्या होती है। सुनिए, अच्छा ये बताइए आप इस गुनाह से अरे सुनिए, गुनाह की बात करता हूं। अब सुनिए, 89 का चुनाव प्रचार शुरुआत कांग्रेस ने कहा थी, कांग्रेस के नेता बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए। आप बोलिए, जवाब दीजिए। शब्द नहीं, फैक्ट, कोई शब्द नहीं, फैक्ट। आपने कहा मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री आपने बनवाया। अगर आप मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाते तो कार सेवकों पर गोली चलाने के लायक उन्हें ताकत नहीं मिलती। जवाब सुन लेते, उस गुनाह में आप शामिल हैं। सुधांशु जी जनाब, हमने समर्थन वापस ले लिया था, आपने समर्थन दिया तो वो गोली चला पाए। चलिए, अब तो सुनिए, अब एक बार सुनिए हिपोक्रेसी बताता हूं। जी जी जी। एक ही चुनाव है भारत के इतिहास में जो राम के नाम पर चुनाव अभियान शुरू किया गया। 1989 नवंबर, राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा लेके किया और 12 महीने बाद नवंबर 1990 कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बचाई। दिस इज हिपोक्रेसी। वक्त है एक अंतराल का। ब्रेक के बाद भी ये देश है हमारा जारी है। हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद। हमारे या आपके? सुनिए, और कश्मीर अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोद। हमारे या आपके? किसने कहा जाके मोदी को हराओ पाकिस्तान में? मणिशंकर अय्यर। हमारे या आपके? मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी। हमारे या आपके? ये नीचे 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 तो आपका चल रहा है। और अभी भी जो जवाब आने शुरू होते हैं तालिबान और इन सब के ऊपर, वो सब बोलने वाले आपके। और इसके बाद सारे इल्जाम हम पे। जनाब, जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर ये देश है हमारा। आचार्य जी, 2021 की अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ ये बड़ी पुरानी कहानी है कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। लेकिन अब वो ना देसी घी बचा है, ना कांग्रेस की वो कलाई बची है, ना आपकी वो हैसियत बची है। आज उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में आप 10 सीटों के लिए तरस रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों के लिए तरस रहे हैं। लोकसभा की एकमात्र सीट आपके पास है। आपके पास कभी सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी आपकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति इतनी कमजोर है कि समाजवादी पार्टी आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहती। उन्हें लगता है कि 2017 में आपको साथ में लिया तो उनकी लुटिया डूब गई थी। जवाब दीजिए। देखिए, इल्जाम लगाने को लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि 2017 में हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो हमारी लुटिया डूब गई, तो हम भी कह सकते हैं कि हम अखिलेश यादव जी से अलग लड़ते, हमने भी नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। ये विषय नहीं है। विषय ये है अमीश देवगन जी कि उत्तर प्रदेश में 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है
और इन 32 सालों में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी को भी लेनी पड़ेगी और भाजपा को भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 32 सालों से शासन से बाहर है, बाकी सारी पार्टियों के सरकार बनी है और उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो आपने बात की कि हमारी हैसियत कुछ नहीं है, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहे सिंहासन पे बैठाती है, जनता जिसे चाहे तख्ता पलट देती है, पलट देती है। और सुनिए, जिसमें आप कह रहे हैं इनके पास सारी शक्ति आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलतियां हुई होंगी, जनता ने उसका दंड दिया, कांग्रेस सरकार से बाहर हुई, सत्ता से बाहर हुई, लेकिन किसी गलती से कुछ नहीं सीखा। अभी भी हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS, और अभी भी आप लोग हिंदुत्व को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिंदुत्व जो है बीजेपी ने पैदा कर दिया। भगवान राम क्या बीजेपी के सदस्य हैं? भगवान कृष्ण क्या इनके सदस्य हैं? गंगा गायत्री गंगा गौ माता ये इनका है क्या? भारत माता की जय हमारा था, वंदे मातरम हमारा था। छोड़ने किसने कैसी बोला? बात करते हैं आप? तो क्यों? और सुनो, महात्मा गांधी हमारे, सरदार पटेल हमारे, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर। सरदार पटेल के बारे में लगता है स्वामी जी को पता नहीं, आचार्य जी को। आज सिद्धारमैया वाली कहानी इनको बताइए, क्या बोल रहे थे? ये पटेल की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? अच्छा, रख दो, पटेल को भी रख दो। सरदार पटेल पे पटेल की कर्नाटक के अंदर हुआ है, ये पटेल की भक्ति है, कर्नाटक के अंदर हुआ है कि पटेल की मूर्ति क्यों नहीं रखी? बोला हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है पटेल की मूर्ति रखने का। एक गाना था हमेश, वतन की राह पे चल चला है मेरा नौजवान, तो पतन की राह पे चल चली है मेरी कांग्रेस, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। इनको शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है भाई, सबसे बड़े तो घर में बैठे हुए राहुल गांधी। आपको लगता है मोदी और योगी फैक्टर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? 100% है जी, एक तरफा चुनाव है जी, एक तरफा चुनाव है। सारी वोटें भाजपा की है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि वोट विकास को है। वोट विकास को है। ओके, राजकुमार भाटी वो कह रहे हैं वोट विकास को है और मोदी योगी एक फैक्टर है। मैं बहन जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इनसे भी तो कहो हिम्मत करा विकास में चुनाव लड़े, क्यों लेके आते हैं धर्म को? हिम्मत करिए, विकास हम तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके और जेवर का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। अब मैं कानून व्यवस्था पे मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, गोरखपुर की जो घटना हुई है उसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा, तब मैंने उनका साक्षात्कार किया। चाहे अजय मिश्र टेनी का लखीमपुर इंसिडेंट हुआ, मैंने उस पर सवाल पूछा, उन्होंने भी उस विषय पर जवाब दिया। कानून व्यवस्था, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी को लगता है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है इस चुनाव के अंदर। क्या लगता है आपको राजकुमार भाटी, आप उसी चीज पे अटैक कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है उनकी सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी है? क्योंकि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, वो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे बाकी कोई बड़ा नेता हो जिसने माफिया बनके जमीनों पे कब्जा करा हो, चाहे वो सपा के साथ हो, चाहे वो बसपा के साथ हो। जवाब, इतनी झूठी पार्टी झूठी बातें करते हैं, और ये माफिया के नाम पे, जो कार्रवाई के नाम पे तो बड़ा खेल हो रहा है। यहां पर जो लोग स्थापित थे, 2-4 माफिया के खिलाफ भी की होगी, मैं नहीं कहता, मैं उनका बचाव नहीं करता, आप कार्रवाई 2-4 माफिया हाँ हुई होगी, लेकिन जो लोग स्थापित थे उनके काम धंधे बंद करा के बीजेपी वालों को दिला दिए गए हैं। आपकी तकलीफ ये हो रही है? मेरी कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप अच्छा समझते हैं? मेरा तो कोई काम धंधा नहीं, दर्द तो यही लग रहा है, मेरा तो कोई ठेका नहीं कि यूपी की अदालतों में धमाके, फैजाबाद की उस समय तत्कालीन फैजाबाद में धमाके, लखनऊ में आप धमाके वालों को चुन के संसद में पहुंचा करेंगे, आप धमाके वालों को चुन के संसद में पहुंचा दें। राजकुमार भाटी बोलिए, राजकुमार भाटी अनफेयर है ये, बाकी 2 मेहमान चुपचाप बैठे हैं। ओके, उत्तर प्रदेश के संजरपुर में जाएंगे, आतंकवाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करेंगे और उसके बाद उनके केसेस विड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे। इसलिए प्रदेश की जनता ने फितरत देखी है। और दूसरा बताता हूं, इनकी पार्टी, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ? 1978 दिसंबर में लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक हुआ। किस लिए? इंदिरा गांधी को छोड़ दो और दोनों हाईजैकर्स को उसके बाद 80 में टिकट देकर विधानसभा में सम्मानित विधायक बनाया और 2-3 बार विधायक सांसद रहे। ये दोनों आके अपराधीकरण पे भाषण। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मेरा जवाब तो बनता है जी, आप आगे दे दीजिएगा, बाकी 2 मेहमान भी है, उनका भी टर्न है। आचार्य जी, फिर मैं आपके व्यूअर्स आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि लगातार आप वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, क्या आप उत्तर प्रदेश की, जब हम राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, लगातार विकास की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों को से हारे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम
40% महिलाओं को टिकट दे देंगे, कैबिनेट में उनको जगह देंगे। लेकिन राजस्थान में भी मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, आपने वहां तो 15% को जगह दी। जहां आपके पास चांस है वहां आप दे नहीं रहे, जहां आप शायद आ सकते हैं, जहां आप चौथे नंबर की पार्टी है वहां आप देंगे, तो पब्लिक कैसे आप पे विश्वास करेगी? आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस को कहती है पंजाब के अंदर कि कांग्रेस के कूड़े को हम लेना नहीं चाहते, बताइए। और देखिए 3 इंपॉर्टेंट, और वो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। अमीश जी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि यहाँ विकास पर वोट होता नहीं है। यहाँ वोट दूसरे तरह से जाति और धर्म पर हुए हैं। उसका उदाहरण ये है कि 2009 से 2012 तक ये आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती जी ने कराया और 2012 के चुनाव में उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, मुझे वोट दो। वो 2012 में चुनाव हार गई। फिर 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने आगरा एक्सप्रेस पे बनाया है और मुझे इस पे वोट दो, तो वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है अब योगी जी ने कहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, मुझे वोट दो, तो मुझे लगता है सुधांशु जी कुछ अच्छा सा मुझे रिजल्ट आता हो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 2012 में मायावती हारी, उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया था, 17 में अखिलेश यादव हारे, उन्होंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने बनाया है, योगी जी ने बनाया, तो मुझे कोई लक्षण ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में है, ये हकीकत है। दूसरी बात, अगर ये हकीकत ना होती तो ये जात पात धर्म अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम तालिबान हिंदुस्तान इस पे वोट ना मांगा जाता। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है अमीश देवगन जी, जो मैं राजनीति से थोड़ा हट के बात करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, और इनके कुछ ऐसे सहयोगी हैं बीजेपी के जो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, टेबल के नीचे हैं, वो इनको बड़ी मदद कर रहे हैं और वो मदद करेंगे। और उसमें कई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अभी क्या है कि जो नॉन भाजपाई वोट है उत्तर प्रदेश में वो कई जगह डिवाइड हो रहा है, वो विभाजित हो रहा है। और बीजेपी का जो गेम है वो बहुत ही खतरनाक गेम है। बीजेपी का गेम ये है कि सामने प्रस्तुत करो विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और नीचे हिंदुस्तान तालिबान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये उस गेम में माहिर हैं। और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश की सूरत, एक बार 10 सेकंड और दे दो, मैं सबसे कमजोर आदमी हूं, 10 सेकंड दे दो, कि उत्तर प्रदेश का जो होने वाला चुनाव है तो फिर हम सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और इनका गेम बनता हुआ नजर आ रहा है। पर ये मैं बड़े भारी मन से इनका साथ क्यों दे रहे हैं? आपके नेता इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हमारे नेता कौन दे रहे साथ? सलमान खुर्शीद, आपको लगता नहीं इनका साथ? अच्छा, ओके, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी कल तक बहुत बुरे थे, आज इनके लिए बड़े अच्छे हो गए। एक पर्चा लिख दिया अगर उन्होंने, और मैं कहता हूं कि जब 2024 एक सेकंड, जब 2024 में सत्ता जाएगी ना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनके तमाम जो लोग हैं योगी जी के सहयोगी, और वो किताब लिखेंगे तो उनके किताब के उन बरखों पे भी बहस होगी। देखिए, जब वो होगा तब उस पे होता है, जब वो होगा तब उस पे बहस होगी। अब जो है नहीं उसकी तो हम बात नहीं करें, जो अभी है प्रेजेंट में उसकी बात करें। मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि पहले जो विकास का क्यों नहीं हुआ? अभी जो 5 सालों में सारा विकास दिखा है और आपके सामने अब प्रूफ है, आप सबने देखा है कि कैसे रोड्स बन चुकी हैं, हर जगह डेवलपमेंट हो चुकी है, तो पहले जो विकास क्यों नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के दौरान, कांग्रेस पार्टी के दौरान, अब जो विकास जो सामने आया उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि विकास हो रहा है। तो आप बताइए पहले क्यों नहीं? विकास तो सिर्फ ऊपर की लिपाप होती है, पीछे तो बाकी। तो पहले बताइए ना, अभी यही बात का जवाब मांग रही हूँ ना, विकास क्यों हो रहा है अभी आपको दिख रहा है, तो आप बताइए पहले क्यों नहीं हुआ? इनकी बात का बड़ी शालीनता से इन्होंने सवाल किया, मैं जवाब देता हूं। इस देश में सारे डैम बने, पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, रेलवे की लाइन बिछी, हवाई जहाज उड़े, परमाणु बम बना, यूपी की बात, एक मिनट, IIM बना, IIT बने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, यूनिवर्सिटी बने, ये सब पहले ही बने, ये 2014 से सब पहले थे। हमारे देश में तमाम हवाई जहाजों का जो जखीरा था वो पहले था। इस देश ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए हैं। आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई 14 के बाद दिया है, ये एक दुर्भाग्य है। ठीक है सुधांशु, ये इस सवाल का जवाब जो मैडम ने पूछा है। और दूसरा, आचार्य जी कह रहे हैं विकास अब शुरुआत सिर्फ दिखा रहे हैं, पीछे गेम दूसरी चलती है, जिसमें तालिबान भी आता है, सब आता है। आचार्य जी का वक्तव्य देखिएगा, इन्होंने एक बात कही कि विकास के आधार के ऊपर चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इससे पहले पिछले वक्तव्य में इन्होंने कहा था हम कांग्रेस सिद्धांतों पर लड़ेगी, सिद्धांत सामने आ गया।
कि विकास को लेकर चुनाव नहीं लड़ना था, वो जो टेबल के नीचे था। क्यों? अब मैं क्यों बोल रहा हूं? हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? शशि थरूर। हमारे या आपके? हिंदू बोको हराम किसने बोला? सलमान खुर्शीद। हमारे या आपके? सुनिए, और कश्मीर अलग हो जाना चाहिए, सैफुद्दीन सोद। हमारे या आपके? किसने कहा जाके मोदी को हराओ पाकिस्तान में? मणिशंकर अय्यर। हमारे या आपके? मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी। हमारे या आपके? ये नीचे 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 तो आपका चल रहा है, और अभी भी जो जवाब आने शुरू होते हैं तालिबान और इन सब के ऊपर, वो सब बोलने वाले आपके, और इसके बाद सारे इल्जाम हम पे। जनाब, जनता इतनी बेवकूफ नहीं। और दूसरी बात, मैं एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं, किताबों की बात इनकी मनीष तिवारी और यहां तक नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, किताबों में जाएंगे तो पीओ मथाई किताब पढ़ेंगे, दिमाग घूम जाएगा। और तो और मैं आप लोगों को कहता हूं, एक किताब में जाके चेक करिएगा, वीर दुर्गादास की किताब है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, जिसमें उन्होंने गांधी को कोट करके लिखा है कि आपने सरदार पटेल की जगह क्यों नेहरू जी को बनाया। तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा है, बकौल दुर्गादास, ही इज द लास्ट इंग्लिश मैन ऑफ इंडिया। ये मुकदमा जाके दुर्गादास के ऊपर। अरे ऐसी ऐसी किताबें, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस देश के साथ। और दूसरी बात, एक और किताबों का जिक्र हो रहा है तो मित्रों की आर्काइव को पढ़ने का तो बहुत कुछ और पता लगेगा। विकास की रफ्तार हमारी क्या थी इनके जमाने में? याद करिए, 70 और 80 के दशक में 2.something%, जिसको क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट। नहीं, मैं कहता हूं वो थी सो कॉल्ड सेकुलर ग्रोथ रेट। जब से सो कॉल्ड हिंदू पार्टी आई है, ग्रोथ रेट 8%, 9%, 10% नजर आ रही है। सुधांशु, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ये क्यों लाइन ले रही है? अगर योगी आदित्यनाथ हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो प्रदेश का हिंदू चुनाव हार गया, ये लाइन क्यों ले रहे हैं? देखिए, क्यों लाइन ले रहे हैं? हम तो लाइन विकास की ले रहे हैं, पर ये भी लाइन ले रहे हैं। जनता के मन में क्या धारणा है, तो जनता देख के तय करती है कि किसकी जीत का मतलब क्या होगा और किसकी पराजय का मतलब क्या होगा। ये देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उत्तर प्रदेश जनता तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक है। बीजेपी एक लाइन ले रही है कि अगर योगी हारा तो प्रदेश का हिंदू हारा। अगर योगी हारा तो उत्तर प्रदेश का एक असफल मुख्यमंत्री हारेगा। ठीक है, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश का असफल मुख्यमंत्री हारा। मैं सुनिए, उत्तर प्रदेश का विकास जीतेगा। क्यों है प्रदेश की जनता ऐसा कह रही है? 2017 प्रदेश की जनता नहीं कह रही, बीजेपी कह रही है। कृपया गलत कोट ना करें। अब चलिए मैं बता, अब एक सही बात कोट कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे पाए तो दीजिएगा। 2017 का विधानसभा चुनाव, यानी पिछला चुनाव, कासगंज से इनके कैंडिडेट थे शेरवानी, जिनका बयान आप लोगों को याद है, अगर हमारी सरकार बन गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ आंख उठा के देख सके। मुकदमा चल रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये आपके कैंडिडेट का बयान है और उसके लिए उसमें कार्रवाई है, बस ये काफी। और उसके बाद हादिया बयान बरकौरे। और सुनिए, एक सेंटेंस और, इन्होंने कहा विकास किया। देखिए, दो चीजें इन्होंने गिनाई। एक, जहां पे जो लोक भवन जो जिस पे बैठते थे अखिलेश जी, जिस भवन में खुद बैठते थे उसको बढ़िया करवा लिया। जो उनका गांव था सैफई, वहां चमाचम हवाई पट्टी हो गई, जेट प्लेन भी उतर सकता है, वहां पर स्टेडियम बन गया और उसको दिल्ली और लखनऊ से कनेक्ट करने की एक्सप्रेसवे भी बन गई। कोई बात नहीं, सबका लाभ मिला। मगर आपने तो अपने गांव और अपने बैठने की जगह बनाई। योगी जी ने कहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया? अयोध्या में, काशी का बनाया, और भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में बनाया। ये अंतर है हमारी सोच। जी, जी, जी। देश में कहां तक है और आपकी सोच सिर्फ अपने तक। कुछ और किसी का सवाल? आप कुछ पूछना चाह रही हैं? क्या सवाल आपका? खड़े होइए, पूछिए सवाल। सर, जैसे आप अभी पहले सीबिल के ऊपर बात कर रहे थे, महिलाओं के विकास और उनके हक के बारे में, तो हम एज ए सीएम कैंडिडेट्स मोस्टली मेल डोमिनेटिंग देख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को एज ए सीएम कैंडिडेट लाएगी इस पर? आचार्य जी बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। और प्रियंका गांधी की महिलाओं में, लड़कियों में, बच्चियों में कितनी लोकप्रियता है, ये सवाल उसका एक उदाहरण है। मगर जनता पसंद आ गई। उत्तर प्रदेश की जनता ये फैसला करेगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। फिर कांग्रेस के विधायकों से हम लोग चाहेंगे कि वो प्रियंका गांधी को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें। जी, मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूं और आखिरी 20-20 सेकंड आप सबको दूंगा। समाजवादी पार्टी का हर चुनाव में एक प्लैंक रहता था, नेताजी कहते थे MY समीकरण, यानी मुस्लिम यादव समीकरण। लेकिन इस बार इस MY समीकरण में क्या आपको लगता है कोई और वोट भी प्लस होने जा रहा है मुस्लिम यादव के अलावा? नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने, श्री अखिलेश यादव ने, हमने कभी नहीं कहा MY समीकरण या कोई समीकरण। ये आप पैदा करते हो, बीजेपी पैदा करती है, दुष्प्रचार करते हैं, झूठे लोग हैं, झूठा प्रचार करते हैं। सुनिए, कमाल की बात है। आप हमने कभी नहीं कहा, आपका मुस्लिम यादव समीकरण, आप ये गलत बीएसपी का दलित मुसलमान समीकरण, ये तो जग जाहिर है सर। कमाल की बात कर रहे हैं आप। बीएसपी का प्रवक्ता हूं,
आप सपा के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा एमवाई समीकरण, कभी नहीं कहा, ने कहा है, कभी नहीं कहा, ना कभी चलिए आप कहेगी। अपनी बात को रखिए। समाजवाद, हाँ, यस, इन्होंने नहीं कहा, सुनिए, एहसास है जिसे रूह से महसूस करो, इसलिए कहा नहीं, वो महसूस करने की एहसास बात तो है। आपको और बहुत कुछ है, एहसास तो आपको बहुत कुछ है। देखिए 15 सेकंड। हाँ, दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, दुष्प्रचार करते हैं। हम सब भारत, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक हमारा भाई है, सबके लिए नीतियां बनाते हैं, सबको फायदा पहुंचाते ठीक हैं, है। आगे भी सबको बनाएंगे। ठीक है, ठीक और है। विकास पे राजनीति अजय करेंगे। आलोक 20 सेकंड यूपी के चुनाव पर। देखिए सिंपल बात है, किसी भी चुनाव में एक परसेप्शन, हिंदी में उसको अवधारणा कहते हैं जी। अवधारणा स्थापित जनता में होती है अपने कार्यों से और नेता की छवि से। नेताजी ने जो भी बातें कही होंगी, लड़कियों के बलात्कार के मामले में आज बलात्कार की बातें ये लोग कर रहे हैं, तो छवि बनी हुई है, हर एक का परसेप्शन सेट है, जनता उसी छवि के हिसाब से वोट करेगी। ओके ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस को उम्मीद कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? 7 आपकी अभी है, कितनी और आ जाएंगी? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि बिहार में तमाम बर्बादी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, वो अजय आलोक जी उस पार्टी से हैं, वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि ये जो किसान बिल वापस लिया है, ये हारने के डर से लिया है या दया के भाव से लिया है? ओके, सुधांशु इसी का जवाब दे दीजिए 20 सेकंड में। हार का डर था? देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं, अभी यूपी में विधानसभा ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए थे, 75 में 67 हम जीते थे। उसके बाद आपको लग रहा है, और आप तो साहब कहीं थे ही नहीं गिनती में, उसके बाद बता रहे हैं। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि बबुआ, बुआ और बहना, समझ रहे हैं ना आप तीनों, बुआ और बहना, सबका संकट एक है, जीत रहे हैं योगी बाबा, चूंकि नियत नेक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में आने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।